मंदाकिनी शिक्षालय में आप सभी का स्वागत है। प्रस्तुत है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास डॉक्टर बच्चन सिंह की पुस्तक से, जिसमें मैं आज वाचन करूंगी पृथ्वीराज रासो। चंद्रवरदाई, जिनका समय 1126 से 1196 कृत पृथ्वीराज रासो इस काल का जितना अधिक महत्वपूर्ण काव्य है उतना ही अधिक विवादास्पद भी है। कहा जाता है कि चंद्रवरदाई दिल्ली नरेश पृथ्वीराज चौहान का बाल सखा, परामर्शदाता और राजकवि था। रासो के अनुसार पृथ्वीराज को बंदी बनाकर गौरी अपने देश ले गया। बाद में चंद भी वहां पहुंचा। चंद्रवरदाई ने ऐसी युक्ति निकाली कि गौरी पृथ्वीराज के शब्दवेदी बाण से मारा गया। तदंतर चंद और पृथ्वीराज एक दूसरे को मारकर मर गए। रासो को पूरा किया चंद के पुत्र जल्हर ने। यह कहा जाता है, रघुनाथ चरित हनुमंत कृत भोप भुज उद्धरी अजिम, पृथ्वीराज सुजस कवि चंद कृत चंद नंद उद्धरियतिम। बच्चन जी कहते हैं, पर रासो की प्रामाणिकता को लेकर विद्वानों में गहरा मतभेद है। प्रामाणिकता के पक्ष और विपक्ष में अरसे से लिखा जाता रहा है। रासो के रचयिता चंद के अस्तित्व के संबंध में शंकाएं उठाई गईं। भला हो पुरातन प्रबंध संग्रह के संपादक का, जिसने चंद बलिद के 4 छप्पयों का उल्लेख कर दिया। अंततः चंद का होना प्रामाणिक हो गया। लेकिन रासो की प्रामाणिकता अप्रामाणिकता का विवाद चलता रहा और उसके साहित्यिक मूल्यांकन की ओर लोगों की दृष्टि नहीं गई। किंतु पृथ्वीराज का समकालीन होने के कारण उसकी ऐतिहासिकता की ओर ध्यान जाना स्वाभाविक था। प्रामाणिकता अप्रामाणिकता के संबंध में 3 प्रकार के मत हैं। रासो पूर्णतः प्रामाणिक रचना है, रासो पूर्णतः अप्रामाणिक है, न पूर्णतः प्रामाणिक और न पूर्णतः अप्रामाणिक, अर्थात वह अर्ध प्रामाणिक है। प्रथम मत मानने वालों में मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या, मिश्र बंधु और श्याम सुंदर दास प्रमुख हैं, अर्थात प्रामाणिक मानने वालों में। इन्होंने नागरी प्रचारिणी सभा से प्रकाशित रासो के बृहत्तम रूप को प्रामाणिक माना है। पंड्या जी ने उसे प्रामाणिक सिद्ध करने के लिए एक आनंद संवत की कल्पना कर ली है, फिर भी ऐतिहासिकता सिद्ध नहीं हो पाती। वस्तुतः इसके पक्ष में जो तर्क दिए गए हैं वे बुनियादी तौर पर कमजोर और अंधश्रद्धा के शिकार हैं। अब दूसरे हैं प्रामाणिक न मानने वाले विद्वान। बुल्हर, गौरी शंकर, हीराचंद ओझा, देवी प्रसाद, कविराज श्यामल दास, रामचंद्र शुक्ल इसे जाली ग्रंथ ठहराते हैं। ओझा जी ने वैज्ञानिक पद्धति पर उसकी पड़ताल करते हुए इसे अप्रामाणिक सिद्ध कर दिया है। उनके मतानुसार रासो में उल्लिखित नाम, घटनाएं और संवत भट्ट भड़ंत हैं। कश्मीरी कवि जयानक के पृथ्वीराज विजय काव्य तथा तत्कालीन शिलालेखों के साक्ष्य पर रासो किसी प्रकार भी प्रामाणिक नहीं ठहरता। वे रासो को संवत 1600 के आसपास की रचना मानते हैं। तीसरा मत मुनि जिन विजय और हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। मुनि जिन विजय ने पुरातन प्रबंध संग्रह में चंद भड़ित 4 छप्पयों को उदाहरित करते हुए बताया है कि मूल रासो की भाषा अपभ्रंश थी। इन 4 छप्पयों में से 3 रासो में मिलते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने मुनि जी के मत की संपुष्टि की है। उन्होंने एक रासो का संपादन किया है जिसे वे मूल रासो की प्रकृति के आसपास की रचना मानते हैं। रासो के संबंध में इतने विचार मंथन से अब अधिकांश लोग इससे सहमत हैं कि चंद पृथ्वीराज चौहान का राजकवि था। उसने पृथ्वीराज रासो नामक काव्य लिखा था। किंतु यह भी सच है कि रासो के 4 रूपांतरों बृहद, मध्य, लघु, लघुत्तम में से किसी को भी यथावत प्रामाणिक नहीं माना जा सकता। अर्थात डॉक्टर बच्चन सिंह किसी को प्रामाणिक नहीं मानते, लघुत्तम को भी नहीं। छेपक लघुत्तम रूप में भी है। पीढ़ियों से गाए जाने के कारण उसकी भाषा में परिवर्तन तो हुआ ही, बहुत से छेपक भी जुड़ते चले गए। अतः मूल रासो को इन रूपांतरों में खोजने का प्रयास व्यर्थ है। यदि संयोग से अपभ्रंश में लिखा हुआ कोई रासो मिल जाए तो उसे परीक्षा करने के बाद प्रामाणिक घोषित किया जा सकता है। छेपकों के बावजूद रासो के काव्य सौंदर्य पर विचार किया जाना चाहिए। काव्य की बुनावट डॉक्टर बच्चन जी के अनुसार चंद का रासो पारंपरिक पैटर्न को ग्रहण करते हुए भी अपनी समग्रता में मौलिक है।
मंगलाचरण, सज्जन दुर्जन, प्रशंसा निंदा, नक्सिक वर्णन, अलंकार विधान, अप्रस्तुत योजना आदि परंपरा भुक्त है, किंतु उनका नियोजन नया है। यह न श्रृंगार गाथा है, न वीर गाथा और न उनका मिश्रण। यह एक राजनीतिक महाकाव्य है, दूसरे शब्दों में राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी है। बच्चन जी के अनुसार राजनीतिक महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है, जो राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी है। चंद्र ने लिखा है, राजनीति पाइये ज्ञान पाइये सुजानिय, उकति जुगति पाइये अर्थ घटी बढ़ी उन्मानिय। उकति जुगति का प्रयोग राजनीति पाने के लिए किया गया है। इस राजनीति के दो छोर हैं, आंतरिक विग्रह का सामना और बाहरी आक्रामक के साथ युद्ध। रासो का केंद्रीय वर्ण युद्ध ही है। विलास से इसका घना रिश्ता है। प्रबंध चिंतामणि में सामंती जीवन को बहुत ही सटीक ढंग से अभिव्यक्त कर दिया गया है। एहु जम्मु नग्गहम गियउ भड्ड सिरि खग्गु न भग्गु, तिखा तुरिय न माड़िया गौरी जलिन गलिन लग्गु। युद्ध और विलास सामंती जीवन के अनिवार्य अंग हैं। इनके साथ वैयक्तिक शौर्य को भी शामिल कर लेना चाहिए। युद्ध और शौर्य ताना और विलास बाना, इन्हीं ताने बाने से रासो बुना गया है। इसकी बुनावट को समझना रासो को समझना है। इसलिए कान और कैमास की कथाओं को जो हाशिए पर रखी जाती थी, रासो की मुख्य धारा से जोड़ना होगा। कभी कभी हाशिया ही मुख्य धारा बन जाता है। कर्ण पृथ्वीराज का सामंत था। भीमदेव चालुक्य का भाई पृथ्वीराज के दरबार में रहता था। कर्ण के सामने उसने अपनी मूंछों पर हाथ रख दिया। कर्ण जैसे सामंत के सामने कोई मूंछों पर ताव कैसे दे सकता था। कर्ण ने म्यान से चमचमाती तलवार निकाली और उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। पृथ्वीराज ने उसे हल्का सा दंड दिया, उसकी आंखों पर पट्टी बंधवा दी। भीमदेव चालुक्य पृथ्वीराज का दुश्मन बन गया। पृथ्वीराज का योग्य मंत्री कैमास एक कर्नाटी दासी पर अनुरक्त था। एक छोटे से अपराध पर पृथ्वीराज ने उसका वध कर दिया। इस तरह वह एक योग्य मंत्री खो बैठा। ये दोनों घटनाएं थोथी सामंती आन बान और नैतिकता की सूचक है। ये घटनाएं गोरी के बंदीगृह में पृथ्वीराज के पश्चाताप से जुड़कर तत्कालीन राजनीतिक परिदृश्य को पूर्णतः उभार देती हैं और रासो की संरचना में रच बसकर उसके मुकम्मल बना देती हैं। विलास के अभाव में सामंती सामंत नहीं हो सकता, यह उसकी शान है। पृथ्वीराज चौहान कम विलासी नहीं है, किंतु उसका विलास विवाहित स्त्रियों की सीमा में बंधा हुआ, पत्नी के प्रति अत्यधिक अनुरक्त, अन्य महत्वपूर्ण कामों में बाधक हो सकती है, पर अपने आप में असामाजिक नहीं। इच्छिनी, शशिव्रता और संयोगिता के विवाह वर्णन में कहीं पुनरुक्ति नहीं है। तीनों विवाह तीन तरह के हैं। इच्छिनी का विवाह उसके पिता द्वारा निश्चित किया गया है, शशिव्रता का विवाह पूर्व अनुराग जन्य है और संयोगिता का स्वयंवर विवाह है। इसलिए इनकी संरचना में ऊब नहीं होती। यहीं पर सामंती जकड़न के प्रति नारियों का विद्रोह भी है। अतः इन विवाहों में रोमांटिकता का स्पर्श भी हो जाता है। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण और भी पहले शुरू हो गया था। कला का यह चरमोत्कर्ष और काम कला की आत्यंतिकता अन्यत्र देखने को नहीं मिलेगी। उद्देश्यहीन कला अपने रूपायन में चाहे जिस ऊंचाई पर स्थिर हो, परिणत में विकृत मूलक ही होगी। रासों में विलास की यह आत्यंतिक स्थिति नहीं है। पृथ्वीराज की विलासिता दो स्थानों पर दिखाई पड़ती है, संयुक्ता हरण के पूर्व ऋतु वर्णन में और मोहम्मद गोरी के आक्रमण के समय महाजनों द्वारा राजा को सूचित करने के असमंजस में। राजा ऐसा रसिक है, जिस रानी के पास छुट्टी मांगने जाता है वही 2 महीने विलम्ब हो जाता है। अंत में चंद ऋतु के श्लेषार्थ से उसे मुक्ति का उपाय सुझाता है। संयोगिता जैसी सुंदरी नई रानी को पाकर वह विलास में मग्न हो जाता है। मोहम्मद गोरी ने आक्रमण कर दिया है, पर पृथ्वीराज को इसका पता भी नहीं लगा। उसे सूचित करना कठिन था। महाजन लोग एकत्र होते हैं और आपस में परामर्श करते हैं। किम बुझे रतिवंती राजन,
रतवंती शब्द पूरे सामंत वर्ग की दिनचर्या को उघाड़ कर रख देता है। यही नहीं, इसके पीछे चंद का एक राजनीतिक दृष्टिकोण भी है। कहाँ जबरदस्त हमलावर गोरी और कहाँ रतवंती राजा। अंत में कामोत्सव की याद के साथ कान कैमास आदि पृथ्वीराज को याद आते हैं और सारा महाकाव्य एक त्रासदी में बदल जाता है। इस त्रासदी को समझना ही राजनीति बोहित को पाना है। महाकाव्य की त्रासदी राजनीति की फलश्रुति और राजनीति की त्रासदी महाकाव्य की फलश्रुति है। पृथ्वीराज पश्चाताप करता है। पर्यो बंधन गज्जने मेच्छ हत्थम विचारे करी अपकर्तु तिपित्थम हन्यो दासियो हेतु कैमास बानम गजम सूनम चामंड वेरी भरानम बधे कन्न काका चसम पट्ट गाढ़े बिना दोष पुंडीर से भ्रत काढ़े बरजत चंद जल्यु हूँ कन्नौजम तथा सूर सामंतम कट्टि चट्टि फौजम लिए राजलोक रमंतम शिकारम ब्रह्म के हरिकंदरा रिप्पजारम निराधाराधार करतार तू ही बन्यो संकट में मोलीन सोही की लिकद मागाय वृंदावनी को संभालो नहीं तो कहाओ धनी क्यों। निराधार आधार करतार तू ही सारी त्रासदी को और भी गहरा कर देता है। जहाँ असहाय व्यक्ति का कोई सहारा नहीं होता वह ईश्वर की शरण लेता है। काशी वृंदावन की याद करता है। यह भक्तिकालीन करतार नहीं है बल्कि खाली उदासी का अंतिम शरणागाह है। समग्र महाकाव्य के भीतर से पृथ्वी की राज की त्रासदी के एक साथ सामाजिक राजनीतिक त्रासदी भी उभरती है जो जितनी पृथ्वीराज की है उससे कहीं अधिक राष्ट्र की है। यही से देश की दीर्घकालीन त्रासदी की शुरुआत होती है। यद्यपि आखिर में कविपुत्र ने इसे सुखांत बनाने की कोशिश की है।